चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्लास 9 सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, जिस बुक का नाम है और सब्जेक्ट का नाम है FOIT फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर है 7। कौन सा चैप्टर है? 7, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जिसके अंदर कुछ 2 वीडियो हमने पहले देख लिए थे, 2 पार्ट। आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग के क्या लाभ हैं, और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करेंगे, और इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के दौरान रखी जाने वाली जो सावधानी है उनके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? पाठ 7 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ICT, एप्लीकेशन ऑफ ICT। देखो टॉपिक है इंटरनेट बैंकिंग। क्या टॉपिक? इंटरनेट बैंकिंग। इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि हर कार्य को नवीनतम तकनीक के उपयोग से ज़्यादा सुलभ, तीव्र और आसान बनाने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। यानी कोई भी कार्य इतिहास के अंदर बात करें तो तकनीक के उपयोग के द्वारा किसी भी कार्य को सुलभ, तीव्र गति से और आसान बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इंटरनेट बैंकिंग भी अब कोई नई चीज़ नहीं रह गई है। तो हम बात करें इंटरनेट बैंकिंग की तो ये भी अब कोई नई चीज़ नहीं है। आज हर कोई इंटरनेट बैंकिंग का क्या करता है? इस्तेमाल करता है। भारत में इसका प्रयोग शुरू हुए वर्षों हो चुके हैं और भारत में भी पिछले कई वर्षों से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग हो रहा है और रोज करोड़ों लोग इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन करते हैं और दिल्ली के करोड़ों लोग हैं जो इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग का क्या लेन देन करते हैं। अब सवाल उठता है कि इंटरनेट बैंकिंग है क्या? इंटरनेट बैंकिंग है क्या? देखो, किसी भी बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, यानी कोई भी बैंक है उसके द्वारा प्रदान की जानी जो सेवाएं हैं को किसी भी स्थान से, कंप्यूटर से, मोबाइल से या किसी अन्य यंत्र या डिवाइस के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। यानी आप किसी भी बैंक के ग्राहक या कस्टमर हो तो हम कहते हैं भाई किसी बैंक के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से, कंप्यूटर है, मोबाइल है या किसी अन्य यंत्र या डिवाइस के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना क्या कहलाता है? इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। तो अब है कि हम इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे या बैंक हमें ये सुविधा कैसे प्रदान करेगा? तो इसके लिए बैंक वेबसाइट का इस्तेमाल करता है। बैंक की क्या होती है? ऑफिशियली वेबसाइट होगी या मोबाइल ऐप बनाकर, या तो वेबसाइट बनाएगा या मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। तो बैंक क्या करते हैं? या तो अपनी वेबसाइट बनाते हैं या फिर वेबसाइट के साथ ही क्या बनाते हैं? मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं, जिसकी सहायता से वो अपने ग्राहकों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग कई नामों से जानी जाती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, क्या कह सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग इत्यादि नामों से। तो इंटरनेट बैंकिंग समझ में आ गया? अगर किसी भी स्थान पर बैठकर, यानी जो बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं उसको किसी भी स्थान से, कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करना, इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। और जो बैंक है वो ये सुविधा देने के लिए या तो वेबसाइट का इस्तेमाल करता है या किसी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इंटरनेट बैंकिंग को क्या बहुत सारे नाम हैं, जिससे हम कह सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग कह सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कह सकते हैं, नेट बैंकिंग कह सकते हैं या ई बैंकिंग इत्यादि नाम है। अब है इंटरनेट बैंकिंग के क्या लाभ है? अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो तो इसका बेनिफिट क्या है? अब इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल ही क्यों करें? देखो, इंटरनेट बैंकिंग हमें अपने लगभग सभी बैंकों के लेन देन और सेवाओं के लिए बैंक की शाखा जाने की परेशानी से मुक्ति दिलाती है। मुक्ति दिलाती है। यानी इंटरनेट बैंकिंग
हमें अपने लगभग सभी जो बैंकिंग लेन देन है या बैंक से संबंधित जितने भी कार्य या सेवाएं हैं उनके लिए आपको बैंक जाने की जो शाखा है जाने से जो परेशानी होती है उसे ये मुक्ति दिलाती है। और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में तुरंत पैसे भेज सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम किसी भी अन्य व्यक्ति के खाते में तुरंत यानी हाथों हाथ बैंक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने खाते की शेष राशि की जानकारी लेना। अब आपको अगर अपने खाते की राशि पता करनी है तो आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपने खाते की जो शेष राशि है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने खाते में हुए लेन देन की बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं और आपके खाते से जितने भी लेन देन हुए हैं उसकी बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके लिए आपको शाखा जाकर आपकी जो बैंक डायरी है उसमें एंट्री करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नया FD है या अन्य खाते खोलने हैं, जैसे डीमेट अकाउंट है ना, बहुत सारे जो अन्य खाते खोलने हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल का अगर आपको रिचार्ज भी करना है तो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या मोबाइल ऐप के द्वारा आसानी से कर सकते हो, जिसके अंदर मोबाइल रिचार्ज के अलावा देखो बिजली है, पानी है, डिश टीवी है, अन्य बिलों का घर बैठे भुगतान करना, इन सभी को हम घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। अपने खाते का स्टेटमेंट डाउनलोड करना, चेकबुक ऑर्डर करना। अगर आपकी चेकबुक खत्म हो चुकी है तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही चेकबुक को क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन खरीदारी करनी है तो भी आप ऑनलाइन आराम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं की मांग करना और शिकायत दर्ज करना। हर बैंक के अंदर कोई भी सेवा उपलब्ध है तो आप उस सेवा की क्या कर सकते हो, मांग कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसकी शिकायत भी दर्ज ऑनलाइन करवा सकते हो। उसके लिए आपको बैंक की शाखा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने खाते की जानकारियाँ देखना और उसे कुछ परिवर्तन करना, तो आप अपने खाते की से संबंधित रिलेटेड जो भी जानकारी है वो देख सकते हो। अगर उसमें कुछ अपडेट करवाना है तो वो भी आप ऑनलाइन घर बैठे अपडेट करवा सकते हो। शेयर बाजार है जिसके लिए डीमेट अकाउंट होता है, अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन करना, और शेयर मार्केट के अंदर आपको ऑनलाइन निवेश करना है तो भी आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। बस है, रेल है, अन्य जो टिकट है वो इंटरनेट से बुक करवाना। देखो ये बुक तो कर लेते हैं लेकिन पेमेंट के लिए तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑनलाइन बैंकिंग की। अपना टैक्स या अन्य भुगतान ऑनलाइन करना। अगर आपको टैक्स जमा करवाना है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन टैक्स जमा करवा सकते हो, या कोई अन्य भुगतान करना है तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑनलाइन। इसको यहाँ नाम है DD है, ठीक है, DD डिमांड, जिसे हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भरना। अपने लोन या अन्य खातों का विवरण देखना। जीवन बीमा है, वाहन बीमा है वह अन्य बैंकिंग सेवाएं उत्पादन ऑनलाइन खरीदना। अब है कि इंटरनेट बैंकिंग का आप प्रयोग कैसे करेंगे। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। किससे संपर्क करना होगा, आपका जो नज़दीकी बैंक है जहाँ पर आपका खाता खुल रखा है उस बैंक से क्या करना होता है, संपर्क करना होता है। और बैंक से इस सेवा के लिए फॉर्म भरने के बाद बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूजर ID और पासवर्ड जारी करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आजकल प्रत्येक बैंक ने क्या अपनी पर्सनल मोबाइल ऐप बना रखी है। क्या बना रखी है, मोबाइल ऐप। ठीक है, जैसे SBI की SBI योनो है, तो आप उस ऐप के द्वारा डायरेक्ट सीधे भी आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए आवेदन कर सकते हो। आपको शाखा जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस शर्त है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो। ठीक है, अब है इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां।
लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कुछ सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी? देखो, आजकल फिशिंग के द्वारा तकनीक के दुरुपयोग से इंटरनेट के जालसाज लोगों के खाते को हैक कर उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं। तो देखो, इंटरनेट के अंदर एक तकनीक है फिशिंग, जिसका दुरुपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से किसी भी खाते से संबंधित जो राशि है उसको हानि या उसको प्राप्त या किसी अन्य के द्वारा खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में अत्यंत सावधानी बरती जाए और इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको जारी किए गए पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को ना बताएं और ये पासवर्ड आपके बैंक खाते की चाबी होती है। क्योंकि देखो, अगर आप यूजर आईडी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन अगर सामने वालों को अगर आपका पासवर्ड पता चल जाए तो वो इंटरनेट के द्वारा आपके खाते को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। खाते से संबंधित जानकारी या खाते से जो पैसे है वो कहीं और जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने पासवर्ड को कहीं लिख कर ना रखें। देखो, सबसे पहली शर्त है कि कई लोग जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, तो वो क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग बना देते हैं लेकिन उसको याद नहीं रख पाते हैं, तो उसको कहीं लिख कर रख देते हैं, लिख कर रखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पासवर्ड है कहीं पर लिख कर नहीं रखना है। इससे इसके किसी अन्य के हाथों में जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप कहीं पर लिख कर पासवर्ड रखते हो तो हो सकता है कि ये किसी अन्य के हाथ में आपके पासवर्ड लग जाए। इंटरनेट बैंकिंग का लिंक हमेशा बैंक की वेबसाइट पर जाकर ही खोलें। अब कई बार क्या होता है कि जल्दी में हम डायरेक्ट सीधा जो किसी अन्य डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देते हैं और हम ये ध्यान ही नहीं रखते हैं कि ये उस बैंक की ऑफिशियली वेबसाइट है कि नहीं। किसी अन्य के द्वारा भेजे गए ईमेल, एसएमएस इत्यादि से प्राप्त लिंक से कभी भी इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग न करें। अब जैसे अगर किसी ने लिंक भेज दिया कि आप एसबीआई का ये लिंक है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके पास लिंक आ रहा है उसका दिखने में उस एसबीआई या किसी बैंक की वेबसाइट की तरह हो, उस बैंक की किसी वेबसाइट की तरह ही दिखती हो, लेकिन हो सकता है कि वो उसकी डुप्लीकेट हो, तो जिससे आप अपना जो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करो तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस वेबसाइट पर ना चली जाए। किसी भी व्यक्ति के फ़ोन करने पर उसे अपने बैंक खाते का पासवर्ड या अन्य गुप्त जानकारी न बताएं। तो अगर आपको कोई फ़ोन करके या पूछे तो आपको कभी भी बैंक के खाते का पासवर्ड या अन्य जो गुप्त जानकारी है उसको किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बैंक से लेन देन के दौरान आपको अस्थायी पासवर्ड, जिसे हम OTP कहते हैं, जिसको कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, भी भेजा जाएगा। ये सिर्फ एक समय के उपयोग के लिए होगा, इसे किसी भी अन्य को ना बताएं। अगर कोई आपके बैंक कोई OTP पूछे तो आपको वो OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि OTP इसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग खाते का प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट कर दें। तो जैसे अगर आप कहीं पर इस्तेमाल कर रहे हो तो अगर आपने एक बार अपने इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर लिया है तो आप उस खाते को क्या कर दो? लॉग आउट कर दो। ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर बैंक के दर्ज करवाएं। तो आपका जो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर है वो बैंक के पास जरूर दर्ज होना चाहिए, जिससे आपके खाते में होने वाले सभी लेन देन की सूचना तुरंत आपको मिल जाए। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो अगर आपके खाते में कुछ भी हलचल होती है, कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल के अंदर SMS या मेल के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। अपने डेबिट कार्ड, ATM इत्यादि को संभाल कर रखें। खो जाने पर तुरंत बैंक को सूचित करें। जो आपके ATM कार्ड है या जो डेबिट कार्ड है उसको अपने संभाल कर रखना है, और अगर गलती से कहीं गुम हो जाए
तो उसकी सूचना हाथों हाथ बैंक को देना है और उस कार्ड को क्या करवा देना है, ब्लॉक करवा देना है। अपने ब्राउजर में इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के समय ध्यान रखें कि एड्रेस बार का रंग हरा हो गया हो और एड्रेस में HTTPS है ना, मैंने बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब सिक्योर होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल आना चाहिए, न कि HTTP, न सिर्फ HTTP। और एक पैडलॉक, एक ताले का चिन्ह आता है जब एड्रेस के आगे ताले का चिन्ह दिखाई दे रहा हो है, दिखाई दे रहा है या नहीं। जब आप इंटरनेट बैंकिंग या आप अपने वेब ब्राउजर के ऊपर किसी बैंक की जब वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको एक तो ये ध्यान रखना कि उसके आगे क्या लगा हुआ, कौन सा प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पर HTTPS होना चाहिए न कि HTTP। और उसके साथ में ही पैडलॉक यानी एक ताले का चिन्ह है वो दिखाई देना चाहिए और आपकी एड्रेस बार की जो पट्टी है वो हरे रंग की दिखाई देनी चाहिए। कैसी दिखाई चाहिए, हरे रंग की। ये सभी सुरक्षित लेन देन के लिए आवश्यक है। अगर आपको सुरक्षित लेन देन करना है तो ये चीज़ें जहाँ कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शन करो तो ये जरूरी है। इसके बिना ऑनलाइन लेन देन ना करें। अगर आपको पैडलॉक, HTTPS या एड्रेस बार रंग हरा नहीं दिखाई दे तो ऐसी साइट पर कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। पैडलॉक पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट का सुरक्षा प्रमाण पत्र देख सकते हैं। अगर आप उस पैडलॉक पर राइट क्लिक करके उस वेबसाइट का जो सुरक्षा प्रमाण पत्र है, यानी ये वेबसाइट कितनी सुरक्षित है, वो आप उस आसानी से देख सकते हैं। हमेशा अपने बैंक की वेबसाइट का सही एड्रेस टाइप करें और आपको ये भी ध्यान रखना कि आपकी जो बैंक का एड्रेस है, वेबसाइट का, बैंक की जो वेबसाइट का एड्रेस है वो हमेशा सही टाइप करनी है, उस पर ध्यान भी दें। अगर आप टाइप करने मिस्टेक करते हो लेकिन जब आप विजिट करते हो तब उसे गौर से देखना है कि ये क्या आपकी बैंक की वेबसाइट है कि नहीं। जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑनलाइन बैंकिंग की जो वेबसाइट है वो कौन सी है, onlinesbi.com, क्या है, www.onlinesbi.com। यदि आप उसकी जगह कुछ टाइप करते हैं या किसी सर्च इंजन के द्वारा इसे खोजते हैं, अब आपको जैसे इस वेबसाइट का पता नहीं है तो आप सर्च इंजन के द्वारा इसको खोजोगे तो किसी अन्य वेबसाइट पर पहुंच सकते हो जो कि उस बैंक से संबंधित नहीं है। तो जैसे क्या फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं, केवल नाम को आगे पीछे करते हैं। वहाँ पर तो ऑफिशियल साइट क्या थी, ऑनलाइन SBI, तो इन्होंने क्या कर दिया, SBIonline.com। अब तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तो SBI की है, लेकिन अगर आप गौर से देखो एक तो ये सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं है, HTTPS होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर बैंक की वेबसाइट क्या है, ऑनलाइन SBI है, न कि SBI ऑनलाइन, ठीक है। लॉटरी या किसी इनाम से संबंधित ईमेल, SMS इत्यादि से बचें। कई बार क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर, ईमेल के अंदर कोई मैसेज आता है, कोई मेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपने लॉटरी जीती है, कोई लकी ड्रॉ जीता है, ठीक है। तो इस प्रकार के SMS आते हैं, उससे आपको बचना है। इनका उत्तर कभी भी नहीं इनका उत्तर आपको कभी भी नहीं देना है और फौरन डिलीट कर दें और उसको हाथों हाथ क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। आप इसकी शिकायत उस संस्था में भी कर सकते हैं जहाँ से ईमेल आने का दावा किया जाता है। अगर आप इसकी शिकायत करना चाहते हो, जैसे अगर कोई कौन बनेगा करोड़पति से अगर आपको मैसेज आ रहा है कि आपको वहाँ पर खेलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत है उस पोर्टल पर या उस संस्था से कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफ़े या साझे कंप्यूटर का प्रयोग कम करें। देखो इंटरनेट कैफ़े होते हैं या जो साइबर कैफ़े बोलते हैं, अगर उस पर काम उपयोग करना है तो कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक संभव हुए उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। या फिर ऐसे कंप्यूटर जहाँ पर कंप्यूटर आपस में क्या कर रहे हैं, डाटा को शेयर कर रहे हैं, यानी वाईफाई है ना, तो उस स्थान पर आपको इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल जितना हो सके नहीं करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो भी करें, तो सावधानी बरतें। यदि कैफ़े और साझे कंप्यूटर का प्रयोग करते भी हैं तो अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें। अगर आपको करना जरूरत पड़ेगी कि हमें करना ही है
तो कोई बात नहीं, आप उसका पासवर्ड चेंज करते रहे, पासवर्ड को समय समय पर क्या करते हैं, बदलते रहे। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को हमेशा नए एंटीवायरस से युक्त, अब ध्यान रखना ये कुछ डॉट है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, युक्त रखें। और आपके जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसको हमेशा उसके अंदर क्या रखें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखें, और उसको समय समय पर क्या करें, अपडेट करें, क्योंकि वायरस या अन्य मालवेयर आपके कंप्यूटर और आपके इंटरनेट उपयोग की जानकारी हैकर को भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या संदेह होने पर बैंक को फोन पर कॉल करके तुरंत सूचना दें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ शक लग रहा है, डाउट लग रहा है कि मेरे ट्रांजैक्शन गलत हो रहे हैं, तो आप उसकी तुरंत सूचना अपने बैंक शाखा में जरूर दें। इन कुछ बातों को ध्यान रखकर हम नेट बैंकिंग की सुविधा का पूरा और सुरक्षित लाभ उठा सकते हैं। हम ये विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखकर, इन बातों को ध्यान रखकर हम बैंक की सुविधाओं और उसकी सुरक्षा का क्या सुरक्षित लाभ उठा सकते हैं इन सुविधाओं को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित टॉपिक जरूर समझ में आया। अब एक ध्यान रखना, मैंने ये जो केवल कंसेप्ट से संबंधित इंटरनेट बैंकिंग पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे होती है, कौन से बैंक क्या करता है। हम एक जनरल कंसेप्ट पढ़ते हैं इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।